हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपके लिए ये बहुत एक मुश्किल समय है, कठिन समय है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा हार्ड जो है वर्क करना पड़ रहा है, हार्ड एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंसान की लाइफ में ना ऐसे बहुत कम मोमेंट्स आते हैं जहां पे उसे अपना जो है बेस्ट एफर्ट देना होता है। बट मैं एक चीज मानता हूं कि भले ही वो मोमेंट बहुत कम आते हैं जहां पे आपको अपना हार्डेस्ट या फिर सबसे बेस्ट परफॉर्म करना होता है, बट यही वो मोमेंट होते हैं जहां पे आप अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट अचीवमेंट भी पाते हो। जो आपके लाइफ के जो गोल्स हैं, उन गोल्स को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज कोई भी आके आपको जो है आपके सपने जो है एक थाली में नहीं परोसेगा, आपको मेहनत से उन्हें पूरा करना पड़ेगा। चलो, तो उसी मेहनत के लिए हम एक और नया टॉपिक जो है अब स्टार्ट करते हैं। हमारे एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो एक दो छोटे मोटे टॉपिक और हैं जो आपके आराम से जो है वो कवर हो जाए, अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। तो कंसोलिडेशन का जो हम टॉपिक कर रहे थे उसमें हमारा जो है दो टॉपिक्स का काम और रहता है। वन इज एसोसिएट की कंसोलिडेशन कैसे होती है, अनदर वन इज जॉइंट वेंचर की कंसोलिडेशन कैसे की जाएगी। मैंने आपको बताया था पहले 7 क्लासेस में हमने कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ लिया, जहां पे हम सब्सिडियरी के कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे। अब आज की क्लास में हम एसोसिएट का कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है वो समझने वाले हैं। एंड देन नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एक जॉइंट वेंचर का कंसोलिडेशन बाकी रह जाएगा, जिसके बाद में एक क्लास ऐसी जो है कवर करूंगा जहां पे हम तीनों को अगर इकट्ठा कंसोलिडेट करना पड़ जाए तो फिर कैसे किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट वो काम हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आज हमारा काम है कि एसोसिएट को कंसोलिडेट कैसे किया जाता है। ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लासेस तक हमने एएस 21 को समझा था, जहां पे सब्सिडरी को कंसोलिडेट करने का प्रोसीजर बताया गया था। वहां पे नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स थी, हमने स्टेप बाय स्टेप सबको समझा थ्रू एग्जांपल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना बड़ा नहीं रहने वाला है, मैं आज की ही क्लास में इसे कवर करवा दूंगा, बिकॉज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंपॉर्टेंट तो है, बट मैं कहूंगा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना लंबा टॉपिक नहीं है जिसको हम मल्टीपल क्लासेस में समझे। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज की ही क्लास में पूरे हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और आपका है ये एएस 23। सबसे पहले समझते हैं कि एसोसिएट होता क्या है। देखो, एसोसिएट को कंसोलिडेट कैसे करना है ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा एसोसिएट एंटिटी क्या होती है। बेसिकली मान लेते हैं कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, और इस ए लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी बी लिमिटेड में 30% शेयर्स परचेज किए। अगर ए ने बी के 30% शेयर परचेज किए तो इस सिनेरियो में ए के पास बी का कंट्रोल तो नहीं है, बट वो इस बी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है। आप कहोगे सर इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास 30% शेयर है किसी कंपनी में तो आपके पास एक अच्छा खासा वोटिंग पावर है। तो जब भी कोई मुद्दा रखा जाएगा तो वहां पे आपका वोट काफी मायने रखेगा। आप 30% शेयर के ओनर हो तो आप फैसले अपने पक्ष में बदल सकते हो, आप अपने हिसाब से डिसीजन को है इन्फ्लुएंस कर सकते हो। माना आप फैसले नहीं ले सकते, बट आप इन्फ्लुएंस काफी हद तक कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम 30% शेयर्स अगर रखते हैं इस बी लिमिटेड में, तो ऐसे केसेस में ए जो कंपनी होती है इसे इन्वेस्टिंग कंपनी कहा जाता है। ए को कहा जाता है इन्वेस्टिंग कंपनी, और ऐसे केसेस में जो बी लिमिटेड है उसे एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। बी को एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। तो वन इज इन्वेस्टिंग कंपनी एंड अदर वन इज एसोसिएट कंपनी। अब ये एसोसिएट कब बनती है, जब एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो वहां पे आपका एसोसिएट का रिलेशन बनता है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है 20% और मोर की वोटिंग पावर से। 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर अगर आपके पास किसी दूसरी कंपनी में है तो वो सामने वाली कंपनी आपके लिए एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। ठीक है। तो अब हमारा एएस 23 कहता है कि लेट्स से अगर ए लिमिटेड जो है उसकी एक सब्सिडरी है, ए लिमिटेड जो है उसकी एक सब्सिडरी है लेट्स से एक्स लिमिटेड, तो ये आपकी सब्सिडरी है। अब एज पर एएस 21 सिंस आपके पास एक सब्सिडरी है तो आपको बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
आपको बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको बनाना पड़ेगा सर? होल्डिंग कंपनी को, ए लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड जब अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसे बी लिमिटेड को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा, अपनी एसोसिएट को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और एक बैलेंस शीट बनेगी जिसमें ए प्लस एक्स प्लस बी तीनों को मिला के एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी। ये ग्रुप की बैलेंस शीट होगी जिसमें ए होल्डिंग कंपनी है, एक्स एक सब्सिडरी कंपनी है और बी एक एसोसिएट कंपनी है। इन तीनों को मिला के आपको जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाने होते हैं। बट ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनते कैसे हैं? देखिए, सब्सिडरी को कैसे मिलाना होता है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आज हमें समझना है कि एसोसिएट को कैसे इंक्लूड किया जाता है, कैसे कंसोलिडेट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा और आप आसानी से इसे समझ जाओगे कि एक एसोसिएट की कंसोलिडेशन आखिर होती कैसे है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात, जब भी हम बात करते हैं कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो पहली बात, अगर आप बात करो एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से आपने एक कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, दैट मींस आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस कंपनी में। ऐसे केसेस में AS 13 लगता है। जब आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कुछ अलग से नहीं करना, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो आपकी बैलेंस शीट में एज अ इन्वेस्टमेंट शो होता रहेगा एज पर AS 13। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया है, करंट एसेट है वो आपकी, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर के प्रिंसिपल पर, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो फिर उसे एट कॉस्ट दिखाया जाएगा अनलेस देयर इज अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू। ये प्रिंसिपल मैं AS 13 के ही बोल रहा हूं, क्योंकि एज पर AS 13 अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वैल्यूएशन ऐसे ही होता है। तो पहली बात, अगर आपने किसी कंपनी के 30, 40, 50, 60, 70 इवन सब्सिडरी भी हो तो भी सेपरेट फाइनेंशियल में तो वही ट्रीटमेंट होता है, आप उसे जस्ट एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाते हो, चाहे वो आपकी सब्सिडरी है, चाहे वो आपकी एसोसिएट है या आपकी ज्वाइंट वेंचर है। सेपरेट फाइनेंशियल्स में कुछ अलग से नहीं करना होता, AS 13 के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। तो सर हमारा मेन मुद्दा उसको नहीं समझना है कि सेपरेट फाइनेंशियल में क्या ट्रीटमेंट होगा, वो तो AS 13 बता देता है। हमें समझना है कि कंसोलिडेशन के टाइम पे इस एसोसिएट को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में AS 23 बताता है कि कंसोलिडेशन आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया एसोसिएट क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो हम सीधा हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि मेन मुद्दा क्या है कि एक एसोसिएट कंपनी का कंसोलिडेशन कैसे किया जाएगा। देखिए, जब हम किसी सब्सिडरी की बात करते हैं तो सब्सिडरी का आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। तो सही मायने में सब्सिडरी कंपनी आपकी ही कंपनी है, आपके कहे अनुसार चलती है, जैसा आप चलाते हो वैसा चलती है। तो वहां पे हम फुल कंसोलिडेशन मेथड लगाते हैं, उनकी सारी एसेट हमारी एसेट्स में मिला लेते हैं, उनकी सारी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी में मिला लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास तक हमने यही किया था, सब्सिडरी की सारी एसेट होल्डिंग की एसेट में जोड़ के बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, सब्सिडरी की सारी लायबिलिटी होल्डिंग की लायबिलिटीज में जोड़ के टोटल लायबिलिटी बनाई जाती है। बट सब्सिडरी में बाहर वालों का भी हिस्सा होता है, तो हम कहते हैं ठीक है सारी एसेट लायबिलिटी हमारी, बट बाहर वालों को कुछ बचा खुचा देना है, जिसे हमने नाम दिया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो उन्हें भी लायबिलिटी साइड हम दिखा देते हैं कि भाई टोटल एसेट लायबिलिटीज तो है हमारी, बट इसमें से थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा शेयर माइनॉरिटी वालों का है, तो उनका हिस्सा हमने निकाल दिया। अब हम बात करते हैं एसोसिएट की। देखिए, एसोसिएट के केस में आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते सब कुछ हमारा है, बिकॉज इस बार वो छोटे हिस्सेदार आप हो। लास्ट टाइम जब हम सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर रहे थे तो हम कह रहे थे 20%, 30% वाले छोटे इन्वेस्टर्स हैं, इनका थोड़ा सा हिस्सा है। इस बार वो थोड़ा हिस्से वाले व्यक्ति हम हैं, हमारे पास 20 से 30% हिस्सा है, बाकी 60, 70, 80% किसी और के पास है। तो ऐसे केसेस में फुल कंसोलिडेशन बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता। आप खुद सोचिए, आपके पास एक एसेट है, कोई एसेट है, मान लो 1 करोड़ की वो एसेट है, और आपके पास उस एसेट में सिर्फ 20% हिस्सा है, तो आप क्या ये कहते अच्छे लगोगे कि मेरे पास 1 करोड़ की एसेट है, बस 80 लाख किसी और को देने? बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगा। तो हमारा AS 23 कहता है कि इसके बजाय आपको ये बताना है कि आपका क्या हिस्सा है, रादर देन रिपोर्टिंग की 1 करोड़ टोटल एसेट और 80 लाख किसी और का है। AS कहता है आप सिंपली ये कह दो हमारा 20 लाख है, बाकी भूल जाओ।
क्योंकि वो तो किसी और का है। तो रादर देन रिपोर्टिंग की 1 करोड़ की हमारी एसेट, 80 लाख की हमारी लायबिलिटी, नेट में आपका 20 बचे, इससे बेटर है आप अपना ही हिस्से का 20 दिखा दो। दैट मीन्स ओनली योर शेयर। ये थ्योरी में शायद आपको उतना समझ में ना आए, बट समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे आपको 100% एसेट लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करनी, आपको जस्ट अपने ही हिस्से को शो करना होता है। और वो कैसे शो करना है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली समझेंगे बिल्कुल। बट याद रखना, इस मेथड को, इस तरीके को इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन कहा जाता है। जो एसोसिएट को कंसोलिडेट करने के लिए हम तरीका यूज करते हैं उसे इक्विटी मेथड कहा जाता है, ठीक है। कैसे अप्लाई होगा, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, उसी से समझते हैं। पहली बात आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, जैसे हम सब्सिडरी को कंसोलिडेट करते टाइम करते थे कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते थे, सेम ऐसे भी यहां भी वही करना है। आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जिस दिन आपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर किया उस दिन आपको जो है आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है, जस्ट सेम एज जैसे हम सब्सिडरी में निकालते थे, सेम वही तरीका है। अभी आप एग्जांपल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि बिल्कुल वही तरीका है कैलकुलेशन का। दूसरा काम, फिर आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना होता है, जो फाइनली आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाओगे। अब ये क्या है, क्या मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाला हूं, ये हम एग्जांपल से ही समझेंगे, उसके बाद आपको ये दोनों ही पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो थ्योरी पे ज्यादा टाइम ना लगा के यहाँ पे जो टेबल है ये भी मैं आपको अभी रीड नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज वंस एक बार हम टॉपिक समझ लेंगे उसके बाद इन्हें पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इस थ्योरी के ऊपर वापस आऊंगा। तो पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे जो है वो एसोसिएट के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 25% शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। एच ने ए के 25% शेयर एक्वायर किए। अब आपने 25% शेयर ही एक्वायर किए, दैट मींस एच के लिए ए एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। कब एक्वायर किए, 1 अप्रैल 2024 को। कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में। बैलेंसेस ए लिमिटेड के कुछ ऐसे हैं, 1/4/24 जब एक्विजिशन किया गया तो ए के पास ऑलरेडी 4 लाख की इक्विटी कैपिटल थी और 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी था। और फिर 31 मार्च 25 को कैपिटल का बैलेंस अभी भी 4 लाख है, बट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बढ़कर 3 लाख रुपए हो गया। तो सेम जैसे हम सब्सिडरी के लिए करते थे, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल क्या था या क्या मिला आपको, सिमिलर वे में हम यहां पे देखेंगे कि जिस दिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास आया उस दिन क्या मिला। तो आप कहोगे सर कंपनी की वर्थ 5 लाख रुपए की थी 1/4/24 को, क्योंकि जहां पे मुझे एओपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही कम एडजस्टमेंट्स होती है, तो बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इतनी लंबी डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं करते, ऑल्दो इफेक्टिवली तरीका वही है अभी भी, बट मुझे वो सब करना नहीं पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन आता भी है तो एटमोस्ट एक छोटी सी एडजस्टमेंट पूछता है, तो हेंस मुझे वो इतना डिटेल्ड काम नहीं करना पड़ेगा। सिंपली कहूं तो 1/4/24 को इस ए लिमिटेड की वर्थ 5 लाख रुपए थी और उस दिन आपने इस कंपनी का 25% शेयर 2 लाख रुपए में एक्वायर कर लिया। तो आप सोचिए 5 लाख की वर्थ थी, आपने अगर 25% में शेयर एक्वायर किया है तो क्या इसका 25% हिस्सा आपका हुआ? द आंसर इज यस। तो आपको इसका मतलब 1,25,000 की वर्थ मिली। कंपनी की 5 लाख की वर्थ थी तो उसमें से 25% आपका है, दैट मींस 1,25 वर्थ आपकी है। उसके लिए आपने 2 लाख रुपए पे किए, तो 2 लाख रुपए देके मुझे 1,25 का ही सामान मिला, इसका मतलब मैंने 75,000 रुपए उनके गुडविल के दिए हैं। दैट मींस इस केस में गुडविल आ जाएगी 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए की। देखिए कैलकुलेशन वैसे ही करनी है सेम की सेम हमें। यहां पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगेन ध्यान रखना, यहां पे हम जो भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन है। आपकी जो सेपरेट फाइनेंशियल है वहां पे इसका कोई एडजस्टमेंट या कोई चेंज जो है या कोई इफेक्ट वहां पे डाला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में महज आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी है जो आपने इनिशियली की थी, उसको हम शो भी कर लेंगे कि कैसे दिखाई जाती है, वो करके चलेंगे। तो अभी बात करते हैं गुडविल कैपिटल रिजर्व आपको कैसे
कंप्यूट करना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने क्या दिया? सर हमने तो 25% शेयर एक्वायर करने के लिए 2 लाख रुपए दे दिए और बदले में मिला क्या? शेयर इन नेट एसेट। शेयर इन नेट एसेट आप कहोगे सर एक्विजिशन के रेट पे कंपनी की नेट एसेट 5 लाख की थी जिसका 25% हमें मिला है। दैट मीन्स इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 1,25,000 की हमें वर्थ मिली है। इसका मतलब यह है कि जो बैलेंस बच गया वो आपकी गुडविल है, यानी गुडविल हो गई 75,000 रुपीज। यहां पे गुडविल आपकी हो गई 75,000 रुपए। ठीक है, चल दूसरी बात, इसे प्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ये था मेरा पहला मुद्दा कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना आया। अब मेरा दूसरा मुद्दा है सर प्रेजेंट कैसे किया जाए, प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया जाएगा, आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंपली क्या करते हो, जो आप कंपनी यानी कि एच लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाओगे, तो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दी है, बट एक्चुअल में आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो वर्टिकल बैलेंस शीट है वो बनानी है, बट मैं सिंपलिसिटी के लिए सिंगल पॉइंट ही समझाना है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं। तो यहां पे आप सिंपली दिखा सकते हो इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, आप एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिखा दोगे 2 लाख रुपए, बस दैट्स इट। सेपरेट फाइनेंशियल में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये एज इट इज आपको शो करना होता है। इनिशियली जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तो एंट्री की होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और उसके अलावा आपको बाद में सेपरेट फाइनेंशियल में कुछ भी नहीं करना, ये इन्वेस्टमेंट ऐसे की ऐसे दिखती रहेगी। ठीक है, अब मुद्दा आया सर सेपरेट में तो हम समझ गए कि आपको बस इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट करनी है। हमारी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वहां पे हमें क्या करना है? सर जैसे हम सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर रहे थे तो वह हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहे थे, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकाल रहे थे, XYZ बहुत सारी चीजें निकाल रहे थे। क्या यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना? मैं कहूंगा नहीं, ऐसा कुछ भी आपको यहां पे नहीं करने की जरूरत, बिकॉज इतना कुछ यहां पे होता ही नहीं है कंसोलिडेशन में। कैसे किया जाएगा देखिए, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आपकी सिर्फ एच लिमिटेड ही है और कोई कंपनी नहीं है, तो एच की सारी एसेट्स एज इट इज आ जाएंगी और एच की सारी लायबिलिटीज एज इट इज आ जाएंगी। क्या हमें एक ही एसेट लायबिलिटी देखनी है? द आंसर इज नो। कंसोलिडेशन के पर्पज से जब आप ए का यानी कि एसोसिएट का कंसोलिडेशन करते हो तो आपको एसोसिएट की कोई एसेट लायबिलिटी नहीं देखनी है। मैं अगेन कहूंगा एसोसिएट की आपकी कोई एसेट लायबिलिटी आपको नहीं देखनी। तो क्या सर हम उन्हें जोड़ेंगे नहीं होल्डिंग की एसेट लायबिलिटी में? द आंसर इज नो, हम नहीं जोड़ेंगे। हम सिर्फ होल्डिंग की एसेट लायबिलिटी दिखाएंगे, सब्सिडरी अगर है तो उसकी भी एसेट लायबिलिटी जोड़ देंगे, बट एसोसिएट की कोई एसेट लायबिलिटी आपको होल्डिंग की एसेट लायबिलिटी में नहीं जोड़नी। तो कंसोलिडेशन कैसे होगा? कंसोलिडेशन के नाम पर हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे जो आपने कर रखी है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है और कैसे दिखानी है वो ध्यान से सुनो। हमने कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, बट सही मायने में मैं कहूंगा कि हमने 2 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए थे उसमें से 1,25,000 तो हमें वर्थ मिल गई, कंपनी की नेट एसेट्स मिल गई 1 अप्रैल को, और बाकी 75,000 गुडविल को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप से हमारे 2 लाख रुपए वहां पे लगे हैं। 1,25 की कंपनी में वर्थ हो गई, 75,000 की हमने गुडविल खरीद ली। तो AS 23 कहता है रादर देन शोइंग कंप्लीट 2 लाख इन वन गो, इकट्ठा 2 लाख दिखाने के बजाय आपको ऐसे ब्रेकअप करके दिखाना है, गुडविल को सेपरेट करके शो करना है। तो यानी कि जब आप यहां पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट कुछ इस टाइप से दिखाई जाएगी। शेयर इन नेट एसेट 1,25,000 प्लस गुडविल 75,000, टोटल वही 2 लाख बनेगा। बस प्रेजेंट करने का तरीका कहता है कि गुडविल को या कैपिटल रिजर्व आता है तो उसको अलग से शो करना होता है। क्या इतना क्लियर है आप सबको? आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आपको एसोसिएट की एसेट लायबिलिटी नहीं देखनी,
शायद आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर हमारे पास एसोसिएट के 25% शेयर है, तो उनकी 25% फिक्स्ड एसेट, 25% उनकी स्टॉक, 25% उनका कैश बैलेंस हमारे होल्डिंग के बैलेंसेस में जोड़ देते हैं। द आंसर इज नो, ये नहीं करना होता। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, और ये कॉन्सेप्ट जॉइंट वेंचर में लगता है, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एसोसिएट के कंसोलिडेशन के टाइम पे होल्डिंग की एसेट लायबिलिटी में एसोसिएट की एसेट लायबिलिटी नहीं जोड़नी, ओनली जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसे अगेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर दोगे। तो कहोगे सर फिर फर्क कहां पड़ा, आपकी सेपरेट में भी 2 लाख की दिख रही है, आपकी कंसोलिडेटेड में भी 2 लाख की दिख रही है। तो मैं कहूंगा यस, फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क कब पड़ता है, अब वो सुनो। अगर मैं वापस एग्जाम्पल पे आऊं तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इनिशियली कंपनी ने 1 लाख रुपए कमा रखा था जिस दिन आपने एक्विजिशन किया, तो ये तो आपके लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया जो एक्विजिशन पे पहले से था, और हेंस इसका आपने यूज कर लिया गुडविल कैलकुलेशन के लिए। बट अगर आप देखोगे सर ईयर एंड पे कंपनी ने 3 लाख रुपए अर्न कर रखे हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाख का बैलेंस है, इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए अर्न किए। किसने अर्न किए, आपकी एसोसिएट ने। अब एसोसिएट ने अगर 2 लाख रुपए कमाए तो उस 2 लाख में से 25% तो आपका है, तो ये 25% शेयर तो आपको मिलेगा ना 2 लाख का। 75% तो बाहर वालों का हो गया, अब 25% आपका है, तो आप जस्ट अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर लोगे। ये आपका रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है जो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्यों बढ़ा देगा उसके लॉजिक को समझते हैं, बट ध्यान रखना आपको ये जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आता है वो इस तरफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में आपको ऐड कर देना है। तो ये 50,000 रुपीज हो जाएगा, 2 लाख के प्रॉफिट का 25% आपका है। एंड साथ में अगर आपकी होल्डिंग को 50,000 का प्रॉफिट मिलता है, लाइक याद कीजिए जब सब्सिडरी कुछ कमाती थी पोस्ट एक्विजिशन का, तो वो होल्डिंग अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ती थी। याद कीजिए एओपी बनाते थे तो जो पोस्ट का प्रॉफिट होता था उसमें होल्डिंग का जो हिस्सा होता था होल्डिंग अपने कंसोलिडेटेड पीएनएल में जोड़ लेती थी। सिमिलर वे में यहां भी यही होगा, जब इस तरफ आप कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकालोगे तो होल्डिंग का जो भी बैलेंस होगा, एसपीएल का जो भी होल्डिंग का बैलेंस होगा उसमें ए लिमिटेड के 50,000 भी जोड़ दिए जाएंगे। तो इस टाइप से कंबाइंड बैलेंस आता है। तो क्या सर हमें कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना के दिखाना होता है? द आंसर इज नो। आईसीआई जब भी क्वेश्चन पूछता है आपसे सिर्फ एसेट साइड कैसे दिखाना है उसको पूछता है, बट मैं आपको साथ में बता रहा हूं कि इसे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में इस टाइप से जोड़ के दिखाया जाता है जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। इसके अलावा सब कुछ होल्डिंग का एज इट इज आ जाएगा, बस ये 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो कंबाइंड बैलेंस यहां पे जो आप ईयर एंड पे डिस्क्लोज करोगे वो 2.5 लाख रुपए होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख पे दिखाई जाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्विटी मेथड। इसे इक्विटी मेथड ये इसलिए कहा गया है बिकॉज कंपनी की वर्थ में आपका जो हिस्सा है उसकी वैल्यू आज 2.5 लाख है। रेजिडुअल इंटरेस्ट जो आपका बचता है कंपनी में वो 2.5 लाख की वैल्यू का है। ये 2.5 लाख कैसे आया अब वो देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्लोजिंग में 31 मार्च 25 को ही हम कंसोलिडेटेड बना रहे थे और हम कह रहे हैं 31 मार्च 25 को आपकी वैल्यू कंपनी में 2.5 लाख हो चुकी है। अब मैं आपको उसकी जस्टिफिकेशन देता हूं। 31 मार्च 25 को कंपनी की वैल्यू 7 लाख हो गई है, कंपनी की नेटवर्थ नेट एसेट 7 लाख हो गई है, तो 7 लाख में आपका हिस्सा 25%, आपका हिस्सा 25% कितना हो गया 1.75। ये तो डायरेक्टली जो कंपनी में आपने हिस्सा एक्वायर किया उसकी वैल्यू, और प्लस में 75,000 की गुडविल भी तो थी जो आपने इनिशियली एक्वायर की थी, तो हेंस मिला के 2.5 लाख के आपके पास कंपनी की वर्थ है। इस टाइप से हम कैलकुलेशन करते हैं जब भी एसोसिएट का कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, तो सेपरेट फाइनेंशियल में एज इट इज दिखाना होता है, लेकिन कंसोलिडेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड से वैल्यू किया जाता है जहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस बाद के प्रॉफिट एंड लॉसेस को एडजस्ट किया जाता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना आप कमाते जाओगे आपकी वैल्यू उतनी ही, कंपनी की वर्थ उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंपनी की नेट एसेट बढ़ती जा रही है ना। लेकिन अगर कंपनी पैसा बांटना शुरू कर देगी तो वही एसेट की वर्थ कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है,
लेट्स से यहां पे कंपनी ने कुछ भी बांटा नहीं, इसलिए कंपनी की वर्थ 7 लाख है। लेकिन अगर कंपनी ने 2 लाख डिविडेंड बांट दिया होता तो भले ही 3 कमाया लेकिन 2 वापस चला गया, तो नेट वर्थ तो कंपनी की 5 लाख ही रहती ना, तो फिर आपको 5 लाख में ही 25% हिस्सेदारी मिलती। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स बांटेगी तो रिजर्व्स कम होंगे, रिजर्व्स कम होंगे तो नेट एसेट की वैल्यू घटेगी, और नेट एसेट वैल्यू घटेगी तो आपकी हिस्सेदारी जो बनती है प्रोपोर्शनेट वो भी रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्विटी मेथड, कि आपका हिस्सा कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है, उसी को आप अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में शो करते हो। ठीक है, तो ये खास बात होती है इक्विटी मेथड, इस टाइप से हमें जो है वो फॉलो करना होता है। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको कहते हैं हम इक्विटी मेथड। ठीक है, चलो बाकी फिर से एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन ऐसा सा ही एग्जाम्पल है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, मैं सॉल्व करवा रहा हूं, फिर आप मैच कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो मैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलो H Limited acquired 30% share of A Limited on 1 अप्रैल for 3 लाख रुपीस। आपने 3 लाख रुपए देके 30% शेयर जो है वो एक्वायर किया है ऑन 1 अप्रैल। अब आप देख सकते हो 1 अप्रैल को आपको वर्थ कितनी मिली है, 8 लाख रुपए की, और इस 8 लाख की वर्थ में लेकिन आपको हिस्सा सिर्फ कितना मिलेगा, 30% शेयर, आपको 30% हिस्सा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर हम आप यहां पे देखें तो अगेन आपको गुडविल कैपिटलिज्म निकालना है और आपको यह भी बताना है कि इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाई जाएगी। चलिए तो एक और एग्जांपल से देखते हैं, सेम वही मुद्दा जो अभी हम कर रहे थे। एग्जांपल नंबर 2, चलिए तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे किया जाएगा, देखिए सबसे पहले कॉस्ट, आपने कितनी लागत लगाई है, आपने जो हिस्सा एक्वायर किया है वो आपने एक्वायर किया है 3 लाख रुपीस का, आपने जो हिस्सा, आपने जो शेयर एक्वायर किया है वो 3 लाख रुपए का एक्वायर किया है। तो यहां पे कॉस्ट जो हो गई आपकी, जो आपकी कॉस्ट हो गई वो हो गई 3 लाख रुपए, कॉस्ट हो गई 3 लाख रुपए। अब इस कॉस्ट में से आपको मिला क्या वो माइनस कर देंगे, तो नेट शेयर या शेयर इन नेट एसेट। तो आप देख सकते हो जिस दिन आपने एक्विजिशन किया उस दिन कंपनी की जो एसेट है वो 8 लाख रुपए की है। जिस दिन आपने एक्विजिशन किया उस दिन कंपनी की एसेट 8 लाख रुपए की है, और उस 8 लाख में आपका हिस्सा 30% है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो आपका शेयर बनता है वो 2,40,000 का बनता है, और आपने दिए हैं 3 लाख। दैट मीन्स अगेन इस क्वेश्चन में फिर से आपकी गुडविल निकल आएगी टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। ठीक है, ये गुडविल निकल आएगी। ठीक है, चलो इसके बाद प्रेजेंटेशन की जब बारी आएगी तो अगेन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट दिखानी है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपीज पे। ये गुडविल कैपिटल रिजर्व हम जो भी निकालते हैं ये ओनली कंसोलिडेशन के पर्पसेस से निकाली जाती है। तो मैं वो प्रेजेंटेशन फिर से नहीं बना रहा, सिंपली आपको 3 लाख की एक इन्वेस्टमेंट दिखानी होती है जब आप सेपरेट फाइनेंशियल बनाओगे। तो मेरा फोकस यहां पे ये है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए कुछ इस टाइप से आपको इसे दिखाना पड़ेगा। यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगेन गुडविल आई है, 3 लाख की एसेट में 2,40 आपने नेट एसेट के दिए हैं और 60,000 गुडविल के दिए हैं। तो आपको इसे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, नेट एसेट 2,40 प्लस गुडविल 60,000 रुपीज, ऐसे प्रेजेंट करते हैं हम इसे। अब अगेन वही काम करना है कि आपने जो एक्विजिशन किया है 1 अप्रैल को, उसके बाद 2 लाख से प्रॉफिट बढ़कर 4 लाख हो गए, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 लाख रुपए रेवेन्यू नेचर के अर्न किए हैं आपकी एसोसिएट ने। अब उस 2 लाख में आपका हिस्सा 30%,
यानी कि 60,000 रुपए आपके एक्विजिशन के बाद कंपनी ने कमाए। ये कंपनी ने कमाए हैं, इससे कंपनी की वर्थ बढ़ गई है, तो आपका भी हिस्सा कंपनी में बढ़ जाएगा, तो प्लस हो जाएंगे पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स। 60,000 बनेगा अगेन, जो 2 लाख रुपए कमाए गए हैं, तो इवेंचुअली 3,60,000 रुपए की आप यहां पे नेट इन्वेस्टमेंट शो करोगे। या दूसरी तरफ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में एच का जो भी बैलेंस होगा उसमें आप ए से मिलने वाला रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट 60,000 रुपए ऐड करके दिखाओगे यहां पे 60,000 प्लस जो भी बैलेंस होगा। इस टाइप से प्रेजेंट करना होता है। एंड आई होप आप सबका क्वेश्चन ये जो है वो सही था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिनका सही था कि हाँ सर ये मैंने पहले ही बार में क्वेश्चन सही कर दिया है, एंड जिनका नहीं हुआ था कोई बात नहीं, आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख की बजाय 2 लाख होती तो फिर सॉल्यूशन कैसे बदलता। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आप सॉल्व कीजिए। अगर वैल्यू 2 लाख होती इन्वेस्टमेंट की तो फिर कैसे सॉल्व होता। चल तो अब देखिए, ऐसे केसेस में जो आपने ऊपर निकाला था वहां पे आपका 3 लाख की बजाय आप यहां पे 2 लाख की वैल्यू ही लेते, तो ऐसे सिनेरियो में गुडविल आने के बजाय यहां पे 40,000 रुपए की कैपिटल रिजर्व आ जाता। यहां पे गुडविल आने के बजाय 40,000 का कैपिटल रिजर्व आ जाता, बिकॉज आपको 2 लाख रुपए देके 240 का हिस्सा मिल गया। ठीक है, अब इसे प्रेजेंट कैसे करना होता है ये मेरा मेन मकसद है। यहां पे आप इसे सेम ऐसे ही प्रेजेंट करते, बस फर्क क्या हो जाता, यहां पे आप गुडविल को जोड़ रहे थे 240 की नेट एसेट में, बट अब आप अगर कैपिटल रिजर्व होता तो आप इसे यहां पे माइनस कर देते, माइनस कैपिटल रिजर्व 40,000। तो इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो 240 की नेट एसेट मिली, बट 40,000 तो कैपिटल रिजर्व का बेनिफिट है, तो नेट में आपके 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ही दिखती। ठीक है, प्लस 60,000 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो इवेंचुअली आपकी वर्थ 260 की हो जाती। 2 लाख रुपए आपने इनिशियली लगाए थे और 60,000 उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट या एडिशन हो गया। तो अगर कैपिटल रिजर्व होता तो उसे ऐसे शो किया जाता। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ने प्रेजेंटेशन ये भी कर रखी है, इस कैपिटल रिजर्व को माइनस करने के बजाय इस तरफ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दिया, बट मैं यहां पे इस तरफ माइनस करके लेके चलूंगा, बिकॉज हमारा AS 23 कहता है कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही आपको प्रेजेंट करना चाहिए, तो हम इसे ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 3। सेम वैसा ही एग्जाम्पल है, बस इस बार मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक डिविडेंड का पॉइंट एक्स्ट्रा और दे दिया। तो एग्जाम्पल सेम है, अगेन आपने 25% शेयर एक्वायर किया है 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए में, और आपको जो मिला है कंपनी का उस दिन का वर्थ वो 5 लाख की कैपिटल है और 1.5 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी है। फिर पूरे साल में 24-25 में ए ने 5 लाख रुपए अर्न किए, ऑल दो उन्होंने 15% डिविडेंड बांट दिया, वो 15% आपकी इक्विटी कैपिटल का निकलेगा। ठीक है, तो अगेन आपको दो चीजें निकालनी है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, एंड सेकंड वाज हाउ विल द इन्वेस्टमेंट अपीयर इन योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अगेन आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, बट आई थिंक आपको अभी जो है इसे समझना चाहिए, बिकॉज डिविडेंड वाला पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया है कंप्लीटली। अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन अगर आपको प्रॉब्लम है तो चलिए हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। चलो, तो एग्जांपल नंबर 3 कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमारा वही काम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। सेम वैसे ही जैसे हम यूजुअली करते आए हैं, सेम आपको वैसे ही गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 लाख रुपए है, लेकिन माइनस शेयर ऑफ नेट एसेट। आपको नेट एसेट में क्या हिस्सा मिल गया, तो आप कहोगे सर यहां पे अगर हम देखें तो कंपनी की नेट एसेट में 5 लाख की कैपिटल और 1.5 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। इसका मतलब 6.5 लाख की कंपनी की नेट एसेट है, और उसमें हमें हिस्सा जो मिला है वो अगेन 25% शेयर हमने एक्वायर किया है, तो 25% हिस्सा मिल गया।
तो 6.5 लाख की वर्थ में अगर 25% हिस्सा आपको मिला है, इसका मतलब 1,62,500 का हिस्सा मिल गया, जबकि पेमेंट आपने सिर्फ 1 लाख की है। इसका मतलब अगेन इस एग्जांपल में हमारे पास कैपिटल रिजर्व एज अ बैलेंसिंग फिगर आ गया 62,500 का। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज हमने निकाल ली। इसके बाद दूसरा काम जो हमें करना होता है वो है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन अगेन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको सिंपली 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखानी है और कुछ नहीं करना। तो मेन मुद्दा आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे कैसे दिखाया जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप यहां पे जब इन्वेस्टमेंट दिखाओगे तो सबसे पहली बात आप कहोगे नेट एसेट शेयर, नेट एसेट में आपको कितना हिस्सा मिला। तो नेट एसेट में हमें जो हिस्सा मिला था वो था 1,62,500, 1,62,500, 1,62,500। ठीक है, ये आपका नेट शेयर बन जाएगा, नेट एसेट का शेयर बन जाएगा। माइनस कैपिटल रिजर्व को यहां पे ही माइनस करके दिखा दिया जाता है। तो 62,500 को आप माइनस करके दिखाओगे, नेट में आप देख सकते हो वही 1 लाख बन गया जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख कमाया। जब एसोसिएट 5 लाख कमाएगी तो ऑब्वियस है 25% तो उसने आपकी ही वर्थ को बढ़ाया है, आपकी ही वैल्यू को बढ़ाया है। तो मैं कहूंगा यहां पे जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट होता है वो आपकी वर्थ को बढ़ा देगा। तो 5 लाख की वैल्यू में 25% आपकी वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब 25% 1,25,000 यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज कंपनी कमाएगी तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ेंगे और कंपनी की वर्थ और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन कंपनी ने 15% डिविडेंड बांट दिया। अब ये ध्यान रखना, डिविडेंड बांटने से हमेशा वैल्यू कम होती है। इवन प्रैक्टिकली देखना हो तो किसी लिस्टेड कंपनी के केस में देख लेना, जब डिविडेंड बढ़ता है, अगर अच्छा खासा डिविडेंड होगा तो कंपनी के शेयर की कीमत जरूर गिरेगी। ठीक, चलो, तो 15% यानी 75,000 का डिविडेंड बटा। क्या ये 75,000 का डिविडेंड जब बटा होगा, क्या हमें भी उसमें कुछ हिस्सा मिला होगा? आंसर इज यस। हमें कितना मिलेगा सर? 75,000 का डिविडेंड अगर बट रहा है तो 25% तो हमें ही मिला होगा, यानी 18,750। तो 18,750 अगर कंपनी ने अपनी वैल्यू निकाल दी तो हमारा भी हिस्सा उतना ही, या हमारी भी इन्वेस्टमेंट की वर्थ उतनी ही रिड्यूस हो जाएगी। तो जब भी डिविडेंड मिलता है पोस्ट एक्विजिशन का, वो यहां पे हम माइनस कर देते हैं डिविडेंड। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये करंट ईयर का ही डिविडेंड है तो पोस्ट एक्विजिशन का है। अगर ये होता प्री एक्विजिशन का डिविडेंड तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम होता, जैसा कि हम पहले भी करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस किया जाता, बिकॉज प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमेशा कॉस्ट में से माइनस होता है और ऐसे केसेस में उसका इंपैक्ट सेपरेट फाइनेंशियल्स में भी पड़ता। ठीक है, चलो, अभी ये डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन हम मान रहे हैं तो 18,750 यहां पे रिड्यूस कर दिए जाएंगे और इफेक्टिवली आपकी जो नेट एसेट दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी 2,06,750 रुपए की, 2,06,750 रुपए की नेट एसेट्स जो है हम यहां पे शो करेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का 1.5 लाख का प्रॉफिट पहले से पड़ा था, फिर कंपनी ने 5 लाख और कमा लिए, तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में 1.5 लाख के प्रॉफिट पड़े थे, फिर कंपनी ने 5 लाख और कमा लिए, लेकिन 75,000 कंपनी ने डिविडेंड बांट भी दिया। तो इफेक्टिवली 1.5 लाख का प्रॉफिट पहले था, 5 लाख कमाया बट 75,000 बांट दिया, तो कंपनी के पास अब 575 का पीएनएल का बैलेंस होगा। अब चाहो तो पीएनएल का, प्रॉफिट एंड लॉस का, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लेजर भी बना के देख सकते हो। 575 का बैलेंस आज उसमें पड़ा है, प्लस कंपनी की जो 5 लाख की कैपिटल है, यानी कुल मिला के कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो 10,75,000 है एज पर बैलेंस शीट। और 10,75 में हमारा हिस्सा 25%, हमारा हिस्सा जो है वो 10,75,000 में 25% बनता है, यानी कि 2,68,750। ये हमारा 25% हिस्सा बनता है इस 10,75,000 का।
अब 2,68,750 तो हमारा 25% हिस्सा बनता है, बट हमें तो ये सस्ता मिला था। कितना सस्ता मिला था सर? हमारे लिए सस्ता सौदा था, हमें 62,500 रुपए सस्ते में मिल गया था। तो वो कैपिटल रिजर्व का है आपका, तो वो माइनस हो जाएगा। तो नेट में अगर आप देखोगे तो 2,06,250 रुपए ये आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ होनी चाहिए, और आप देख सकते हो यही यहाँ पे आपका शो हो रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गलत अमाउंट लिख दिया है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये 2,06,250 आएगा, मैंने 750 लिख लिया था, और यही हमारा दूसरी तरफ से आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डिविडेंड जब भी बढ़ता है तो कंपनी की वैल्यू गिरती है, तो हेंस डिविडेंड हमारे इन्वेस्टमेंट की वर्थ को कम कर देता है। तो हमारा इक्विटी मेथड कहता है कि डिविडेंड जब बटेगा तो आपको वहां पे उसे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, आपको उसे डिडक्ट करके यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। बट ये एग्जाम्पल पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो थ्योरी के पॉइंट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। यहाँ पे हमारे पास 6 ही एग्जाम्पल है जो हमें करने हैं। इतना करने से ही हमारा ये एएस जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 25% स्टेक ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आपने 25% हिस्सा एक्वायर किया है, एंड फर्दर 5% ऑन 1 अक्टूबर ऑन द सेम ईयर। पहले से 25% था, फिर आपने 1 अक्टूबर को अगेन 5% हिस्सा और अर्न कर लिया। इंफॉर्मेशन क्या है, जब आपने 25% एक्वायर किया तो आपने 1.5 लाख रुपए पे किए थे, और जब आपने 5% एक्वायर किया तो आपने 20,000 रुपए दिए थे। नेट एसेट 1 अप्रैल को 5 लाख की थी, प्रॉफिट 90,000 के हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, जिसे 2:1 के रेशो में आप बांट सकते हो। यानी कि 2:1 के रेशो में बांटने का मतलब है पहले 6 महीने में 2 हिस्से हुए प्रॉफिट के, और बाद के 6 महीने में 1 हिस्सा। ये 2:1 के रेशो में है, इसका मतलब प्रॉफिट इक्वली नहीं हुआ है पूरे साल में। पहले 6 महीने में 2 हिस्से हुए हैं और बाद के 6 महीने में 1 हिस्सा। मतलब 90,000 में से 60,000 पहले 6 महीने का प्रॉफिट है और 30,000 बाद के 6 महीने का प्रॉफिट है। ये इस सेंस में लिखा गया है। आपको अगेन गुडविल कैपिटल निकालनी है और बताना है कि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट की जाए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, ये एक आईसीआई का ही एग्जांपल है, आपके मॉड्यूल में एग्जांपल बना रखा है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट ये आपका टॉपिक बनता है स्टेप एक्विजिशन का। जब आप एक कंपनी में ऑलरेडी जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर कर चुके हो, उसके बाद फर्दर फिर से कुछ स्टेक अगर आप टेक ओवर करते हो तो फिर कैसे अकाउंटिंग या कैलकुलेशंस की जाती है। पहली बात, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 1.5 लाख प्लस 20,000, 1,70,000 की इन्वेस्टमेंट दिखाई जाएगी। दैट्स इट, उसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं किया जाता। आपके सेपरेट फाइनेंशियल्स में तो सिर्फ 1,70 की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही दिखाई जाएगी, उसके अलावा हमें वहां पे कुछ भी नहीं करना होता। तो इसको कंसोलिडेशन के टाइम पे कैसे डील किया जाएगा, अब हमें वो समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेशन में कैसे किया जाएगा, देखिए यह है एग्जांपल नंबर 4। सबसे पहले सिनेरियो समझिए। कुछ इस टाइप से इंफॉर्मेशन है कि 1/4 को जब आपने इनिशियली 20% स्टेक एक्वायर किया था, 20% स्टेक आपने एक्वायर किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, सॉरी 25% एक्वायर किया गया इनिशियली। आपने इनिशियली 25% शेयर एक्वायर किया एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000, और फिर आपने एडिशनल 5% स्टेक एक्वायर किया। ये आपने 1 अक्टूबर को एक्वायर किया है, 1 अक्टूबर को। तो ये आपने 5% 1 अक्टूबर को एक्वायर किया, इसके लिए आपने 20,000 रुपीज पे किए। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या, जब आपने इनिशियली एक्विजिशन किया तो उस दिन नेट एसेट 5 लाख की थी। जिस दिन आपने एक्विजिशन किया 25% हिस्सा, उस दिन कंपनी की नेट एसेट 5 लाख रुपए की थी। और फिर ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में आपने 90,000 रुपए अर्न किए इन दी रेशियो 2:1। 2:1 का मतलब यह है कि यहां से 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 2 हिस्से आ चुके थे, एंड देन उसके बाद वाले पोर्शन में आपने 1 हिस्सा एक्वायर किया। या सिंपली कहूं तो 60,000 का प्रॉफिट इस पीरियड का था और 30,000 का प्रॉफिट इस पीरियड का था। ठीक है,
ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपसे कहा गया कि बताइए गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या आएंगे और फाइनली 31 मार्च को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाया जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार के लिए भूल जाइए 1 अक्टूबर को कोई एक्विजिशन हुआ है, एक बार के लिए भूल जाइए कि 1 अक्टूबर को कोई एक्विजिशन हुआ है और ये सोच के निकालिए कि बस एक्विजिशन 1 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, माइंड में रखिए कि हमने सिर्फ 1 अप्रैल को एक्विजिशन किया है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा ऐसे केसेस में। आप सबसे पहले इसी डेट पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हो, बिकॉज आपने 25% एक्वायर किया है, इसका मतलब आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गए। तो अगर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर कर लेते हो तो आप सबसे पहले गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हो। तो देखिए सिंपल है बहुत, हमने 5 लाख की नेट एसेट का 25% शेयर एक्वायर कर लिया है। कितने रुपए में? 1.5 लाख रुपए में। तो कॉस्ट हुई 1.5 लाख रुपए, लागत जो आई वो 1.5 लाख रुपए आई, माइनस नेट शेयर आपको हिस्सा कितना मिला। तो आपको क्या सर 5 लाख की कंपनी की वर्थ थी, उस 5 लाख की वर्थ में हमें 25% मिला है, यानी कि 1/25 का हिस्सा हमें मिल गया। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1.5 लाख रुपए देके 1/25 का हिस्सा मिला है। तो इवेंचुअली इसका मतलब आपने जो 25,000 रुपए पे किए हैं वो गुडविल के नाम के पे किए हैं। 25,000 इज योर गुडविल। ये 25,000 रुपए आपकी गुडविल है। आई होप ये आपको पार्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, पहली बात, अगर सिर्फ इतनी ही इन्वेस्टमेंट होती और मैं आपसे कहता प्रेजेंटेशन बताइए, तो आप कहते सर सेपरेट फाइनेंशियल में तो हम कह देंगे कि 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है बस। लेकिन कंसोलिडेशन करते वक्त हम क्या करते, जब हमें कंसोलिडेशन करना पड़ता तो अगर इतनी ही इन्वेस्टमेंट होती तो हम कंसोलिडेशन कुछ ऐसे कर देते, हम कहते कॉस्ट या शेयर इन नेट एसेट, शेयर इन नेट एसेट। सर शेयर इन नेट एसेट था हमारे पास 1/25 इनिशियली, 1/25 का हमने शेयर एक्वायर किया, प्लस उसी दिन हमने गुडविल के नाम के भी दे दिए 25,000 रुपए। तो इवेंचुअली हमने 1.5 लाख इस टाइप से दिए, 1/25 कंपनी की हिस्सेदारी के और 25,000 गुडविल के। फिर बाद में क्या कमाया, आप कहोगे सर कंपनी ने बाद में पूरे साल में 90,000 रुपए कमाए। एक बार भूल जाइए 2:1 के रेशियो में कमाए गए। मैं आपसे कह रहा हूं आपने सिर्फ 1 अप्रैल को हिस्सा एक्वायर किया, बाद में कुछ किया ही नहीं, तो क्या करते। तो सर 90,000 हमने कमाए हैं, तो 90,000 में हमारा हिस्सा तो 25% है। बाद का स्टेक भूल जाइए कि 5 और एक्वायर हुआ, सिर्फ 25% पे फोकस कीजिए। तो सर 90,000 में 25% हमारा होता, यानी कि 22,500 का जो हिस्सा है वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होता। 22,500 वो हम यहां पे ऐड कर देते। आंसर इज यस, ऐसा ही करते। 90,000 रुपए में आपका 25% हिस्सा है तो आपकी वर्थ बढ़ जाएगी, तो आप 22,500 ऐड कर लेते। अगर ये क्वेश्चन में एक ही एक्विजिशन होता तो इतना काम कर देते और हमारा आंसर पूरा हो जाता, हमें इससे अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपने 1 अक्टूबर को अगेन एक्विजिशन कर लिया, तो कोई बात नहीं, अब उसको भी देख लेते हैं। अब भूल जाइए कि आपने 1/4 को एक्विजिशन किया है, अब सिर्फ फोकस कीजिए 1 अक्टूबर पर। 1 अक्टूबर को आपने 5% हिस्सा एक्वायर किया 20,000 रुपए में। अब यहां पे जो 5% हिस्सा आपने 20,000 रुपए में एक्वायर किया है, तो इसका मतलब इस हिस्से की कॉस्ट तो हो गई 20,000। मैं आपसे पूछता हूं बताइए नेट एसेट में आपको कितना हिस्सा मिल गया, नेट एसेट में कितना हिस्सा आपको इस 5% से मिल गया। तो आप कहोगे सर 1 अक्टूबर की पहले हमें नेट एसेट चाहिए, यस और नो। अब आप कहोगे सर 1 अक्टूबर को नेट एसेट कितनी थी, तो देखिए 5 लाख की नेट एसेट ऑलरेडी 1/4 को थी। 1 अप्रैल को 5 लाख की नेट एसेट थी, ये ऑलरेडी गिवन है आपको कि 1 अप्रैल को 5 लाख की थी। फिर हमने 60,000 और कमा लिया, तो ऑब्वियस है ना कि यहां पे आपकी नेट एसेट 560 की हुई। 1 अक्टूबर को आपकी जो नेट एसेट है वो 5,60,000 की थी। इनिशियली 5 लाख की थी 1 अप्रैल को, फिर आपने 60,000 और अर्न कर लिया, तो इवेंचुअली 1 अक्टूबर को 560 की आपकी नेट एसेट थी और उसमें आपका हिस्सा 5%। तो 5,60,000 में 5% यानी कि 28,000।
तो 28,000 का हिस्सा आपको जस्ट 20,000 रुपए देके मिल गया। इसका मतलब इस बार सेकंड जो पोर्शन था, जो सेकंड पार्ट था, उसमें आपने जब एक्विजिशन किया तो कैपिटल रिजर्व आ गया। कितने रुपए का कैपिटल रिजर्व आ गया? 8,000 रुपए का। कितने रुपए का कैपिटल रिजर्व आ गया? 8,000 रुपए का। फिर से देखिए, 1 अक्टूबर को नेट एसेट या नेट वर्थ क्या थी? तो सर 1 अप्रैल को 5 लाख थी, हमें पता है, और बाद में 6 महीने में 60 और कमा लिया, तो सिंपल है, 5/60 हो गई। और उस 5/60 में आपका हिस्सा 5% यानी कि 28,000, जिसके लिए आपने सिर्फ 20,000 रुपए दिए, तो 8,000 आ गया कैपिटल रिजर्व। अब भूल जाइए कि 1 अप्रैल को आपने कुछ एक्वायर किया था, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। अगर यही अकेली एसेट होती तो इसे कैसे प्रेजेंट करते आप कहते नेट एसेट में हमारा हिस्सा 28,000 माइनस कैपिटल रिजर्व। अगर ये अकेली एसेट होती तो अभी हम करके आए हैं, क्या ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है? बिल्कुल। लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, एक्विजिशन के बाद क्या कमाया वो भी देखते हैं। तो देखिए, एक्विजिशन के बाद कंपनी ने कितना कमाया? 30,000, और उस 30,000 में आपका हिस्सा तो 5% है, तो 30,000 का 5% यानी कि 1,500 रुपए ये आपके एक्विजिशन के बाद कमाए गए। इससे आपकी वर्थ बढ़ेगी, तो ये आप ऐड कर दोगे। तो यहां पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर दिस 5% हिस्सा ये हो जाएगा 1,500 रुपए। सेम वैसे के वैसे किया है, बस मैंने इसको ये मान लिया कि दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, दोनों को अलग अलग अज्यूम कर लो। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा 125 प्लस 25,000 प्लस 22,500 प्लस 28,000 माइनस 8,000 प्लस 1,500 यानी कि 1,94,000। फाइनली आप ये नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखिए फिर से बताता हूं, यहां पे मैंने दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स को या दोनों ही पार्ट्स को सेपरेटली ट्रीट कर दिया और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। आपको भी यही करना है। जब आप 1 अप्रैल वाले इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो तो भूल जाइए 1 अक्टूबर को कुछ हुआ है। जब आप 1 अक्टूबर वाली को देख रहे हो तो भूल जाइए कि 1 अप्रैल को कुछ हुआ है। तो आप ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जाम्पल आपके आईसीआई की बुक में ही एग्जाम्पल गिवन है, इलस्ट्रेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आईसीआई ने एग्जाम्पल दे रखा है तो यू नेवर नो कि उसी को क्वेश्चन बना के आपके एग्जाम में दे दिया जाए। और ये अगर एग्जाम में आता है तो मान के चलना कि 6-8 नंबर का क्वेश्चन आराम से बनेगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको डील करना पड़ेगा इन केस अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम वापस आ जाते हैं हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर जो हम वहां पे पढ़ रहे थे। तो यहां पे देख लेते हैं थ्योरीज में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो ये क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का निकालना है। अब आप ये 2 स्टेप देख सकते हो। पहला काम होता है हमेशा गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना, जो आप एक्विजिशन पे निकालते हो, और दूसरा काम होता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है ताकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जा सके। तो अगेन जब आप कंसोलिडेशन करते हो होल्डिंग और एसोसिएट के साथ, तो फिर उस केस में एसोसिएट की एसेट लायबिलिटी नहीं देखनी होती, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट को ही प्लस माइनस करके उसे मार्केट वर्थ पे या फिर मैं सिंपली कहूं तो इक्विटी वर्थ पे या इक्विटी इंटरेस्ट पे लेके आना होता है कि हमारा उस कंपनी में कितना हिस्सा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियली जो आपने इन्वेस्टमेंट किए उसको शो करते हैं, बस इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व को सेपरेटली शो कर दिया जाता है। अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो वो कॉस्ट में से वैसे भी माइनस होता है। ये तो सेम ट्रीटमेंट सेपरेट फाइनेंशियल में भी किया जाएगा बिकॉज एएस 13 बताता है। फिर अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है प्लस माइनस किया जाता है अगर कोई होता है तो, बट कभी भी ऐसे ऐसा क्वेश्चन जो है अभी हमारे मॉड्यूल में कुछ है नहीं, तो मैं वैसे एग्जांपल भी नहीं करवाऊंगा बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली अगर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो सब्सिडरी की कंसोलिडेशन का आएगा और उसे हम बहुत इन डेप्थ पढ़ चुके हैं, वहां पे हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। तो अब अगेन एसोसिएट में इतना इन डेप्थ में आपको नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज अगेन एग्जाम की रेलेवेंसी भी बना के रखनी जरूरी है। अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बढ़ता है तो वो माइनस होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अगर होते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन के पॉइंट को छोड़कर मैंने आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं विद एग्जांपल। जो नेट वैल्यू होती है यही बैलेंस शीट में शो करनी होती है आपको कंसोलिडेशन में या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में। चलो अब कुछ पॉइंट जो ध्यान रखने हैं, लाइक पहला पॉइंट, जब हम बात करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, तो जब अब सब्सिडरी कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अर्न करती थी होल्डिंग से, तो वहां पे भी हम उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करते थे।
बट अगर सब्सिडरी ने कमाया होता था तो उसका कुछ हिस्सा माइनॉरिटी में से माइनस हो जाता था और कुछ हिस्सा हमारा यानी कि होल्डिंग में से माइनस हो जाता था। सेम ऐसा ही अब होगा, अगर आपकी एसोसिएट ने कोई प्रॉफिट कमाया है होल्डिंग से और अगर वो प्रॉफिट होल्डिंग की बुक्स में अभी भी शो हो रहा है तो वो इसका मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना पूरा नहीं करना, सिर्फ अपने हिस्से जितना। इसका लॉजिक भी है क्योंकि हम अपना ही हिस्सा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सारा कुछ तो रिकॉर्ड कर भी नहीं रहे। सब्सिडरी में हम सब कुछ रिकॉर्ड करके बाहर वालों का हिस्सा उनकी लायबिलिटी से शो कर देते हैं, बट एसोसिएट में तो हम अपना ही हिस्सा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन भी अगर होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का तो सिर्फ अपने हिस्से का होगा, बिकॉज बाहर वालों का तो हमने वैसे भी शो नहीं कर रखा। इसे एग्जांपल से समझेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जैसे कि सब्सिडरी के केस में होल्डिंग सब्सिडरी की सेम होनी चाहिए, ऐसे ही अगर आप एसोसिएट को भी कंसोलिडेट कर रहे हो तो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी भी आपको यूनिफॉर्म करनी होती है। ये भी अगेन इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो सेम सब्सिडरी जैसे है। अगर रिपोर्टिंग डेट डिफरेंट है तो एसोसिएट की अपडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो आपका होल्डिंग की रिपोर्टिंग डेट है उस डेट की अपडेटेड बनाई जाती है, सो दैट कंसोलिडेशन किया जा सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है ये फोर्थ पॉइंट, इसे मैं अभी आपको रीड नहीं करवा रहा हूं, इसका एग्जांपल है, उससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आप खुद रीड कर लेना, बट रीड जरूर कर लेना। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है तो आप इसको रीड कर लेना, ये मैं आपको खुद को एक छोटा सा टास्क प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हो। चलिए, तो अब आते हैं, ये जो मैंने एक पॉइंट मार्क किया इसको समझते हैं थ्रू अवर एग्जांपल। तो वापस एग्जांपल पे आ जाइए, दो और एग्जांपल बस, फिर हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखिए, एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, नो डाउट आप भी एफर्ट लगा रहे हो, बट कोशिश एक और करना कि साथ में जो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, जो इलस्ट्रेशंस हैं, वो आप सारे सॉल्व कर लो। मैंने कुछ एग्जांपल्स कवर कर दिए हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह कवर कर दिए हैं, सारे मैं नहीं कर रहा बिकॉज सारे मेरे करवाने के बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर आप कैसे प्रैक्टिस करोगे और कैसे ये पता चलेगा आपको कि हाँ हमें टॉपिक पूरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन छोड़ दिए, वो आप पढ़ोगे, बहुत थोड़े से दो चार हैं। अगर आप ये टॉपिक करने के बाद, इस क्लास के बाद आधा घंटा और लगा दोगे, एक घंटा मैं कहूंगा, आधा नहीं, एक घंटा लगा देना, एसोसिएट वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए क्या कहा गया। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 40% शेयर इन बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल फॉर 10 लाख। हमने इनिशियली कितने रुपए में इन्वेस्टमेंट किए? 10 लाख रुपए में। उस दिन कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर थे 10 रुपए के, और उनके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी था 2 लाख का। मतलब सिंपली कहूं तो जिस दिन एक्विजिशन किया है उस दिन की कैपिटल और उस दिन का प्रॉफिट यानी कि नेट वर्थ हमें दे दी गई। ओके, आगे कहा गया 2001-2 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1-2 में बी को लॉस हुआ है 10 लाख का, फिर अगले साल फिर से लॉस हुआ है 12.5 लाख का, और उससे अगले साल अगेन लॉस हुआ है 5 लाख का। तो आपको बताना है कि कंसोलिडेट करते टाइम इसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को देख के आपको कुछ कुछ याद आना चाहिए। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हम सब्सिडरी के टाइम पे भी करते हैं, जहां पे लगातार एक सब्सिडरी को लॉस होता है तो होल्डिंग जो है उसे अपनी जो वैल्यू है उसमें कंसोलिडेशन में माइनस करती जाती है, और माइनॉरिटी का भी नया हिस्सा हम निकालते जाते हैं। बट याद कीजिए वहां पे क्या हुआ था, लगातार लॉस होते होते ऐसा पॉइंट भी आ गया जहां माइनॉरिटी माइनस में चला जा रहा था। क्या हमने वो माइनस में दिखाया? आंसर इज नो, हम उसे जीरो कर देते हैं। बाहर वाले जो छोटे मालिक हैं या जो थोड़ा हिस्सा रखते हैं उनके हिस्से को हम माइनस का नहीं दिखाते, हम जीरो कर देते हैं कि हाँ इनसे हमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, और जो लॉस होता है उसके बाद का वो सारा होल्डिंग बियर करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर जब प्रॉफिट हुआ तो पहले होल्डिंग ने प्रॉफिट अपना एडजस्ट किया, तब तक माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिला जब तक वो पुराने लॉसेस को रिकवर नहीं कर लिया। एंड देन जब सारे पुराने लॉसेस रिकवर हो गए, अब फाइनली होल्डिंग ने माइनॉरिटी को भी कुछ हिस्सा देना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, तब आप होल्डिंग के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे थे, अब आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो आप अपने प्रोस्पेक्टिव से देखना। देखिए क्या होगा ऐसे केसेस में, प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी ये हमें यहां पे समझना है। तो सबसे पहले जो आपने एक्विजिशन किया, एक्विजिशन के डेट पे आप कहोगे सर हमने कॉस्ट लगाई है 10 लाख रुपीस माइनस नेट एसेट। आप कहोगे सर 1 लाख शेयर है 10 रुपए का एक, यानी कि 10 लाख रुपए के तो कंपनी के शेयर हैं,
प्लस 2 लाख के कंपनी के प्रॉफिट भी है, यानी कि कंपनी की वर्थ है 12 लाख रुपए, 10 लाख की कैपिटल और 2 लाख के रिजर्व्स। तो 12 लाख में हमारा हिस्सा 40%, हमारा हिस्सा कितना होगा 40%। तो यानी कि 12 लाख में 40% यानी कि 480। तो 4,80,000 की नेट एसेट्स के लिए हमने 10 लाख रुपए दिए, दैट मींस हमने फालतू रुपए दिए हैं। कितने रुपए फालतू दिए हैं 5,20,000। दिस इज नोन एज गुडविल। यस, ये हम पहले से ही कर रहे हैं तो ये गुडविल आ जाएगी। अब प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी, जिस दिन आपने एक्विजिशन किया है आपकी गुडविल आ गई है 5,20, तो पहला साल जब खत्म होगा यानी 31 मार्च 2022, तो कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा। नेट शेयर, जो आपका शेयर बनता है कंपनी में 5,20,000 का, प्लस सॉरी ये 480 था, नेट शेयर 480 था, प्लस गुडविल, गुडविल थी 5,20 की। ये तो दिखाया जाएगा, ऐसे सेपरेट करके दिखाना होता है। बट साथ में कंपनी ने जो साल भर में कमाया उसमें भी आपका हिस्सा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड होते हैं। बट इस केस में कंपनी को लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है 10 लाख का, और 10 लाख का लॉस होगा तो 40% हमें भी मिलेगा। प्रॉफिट आने से वर्थ बढ़ती है तो ऑब्वियस है लॉस होने से वर्थ कम होगी, तो पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस यहां पे माइनस कर दिया जाएगा 4 लाख रुपए का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। 4 लाख क्यों, क्योंकि 10 लाख का लॉस हुआ है, हमारा हिस्सा 40% ही है, तो 4 लाख का लॉस यहां पे माइनस कर दिया जाएगा। तो इवेंचुअली नेट एसेट 6 लाख की नेट इन्वेस्टमेंट दिखा दी जाएगी। सेम ट्रीटमेंट अब यहां पे 31 मार्च 23 जब आएगी, फिर से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ध्यान देना इस बार हमें लॉस हुआ था इसलिए मैंने माइनस कर दिया इसे, क्योंकि इससे कंपनी की वर्थ कम हो गई होगी। अब आते हैं 31 मार्च 23 पर। इस दिन आपकी नेट एसेट, नेट शेयर 480 में से 4 लाख का तो भाई लॉस ही हो गया, तो नेट शेयर तो 80,000 का ही बचा हुआ है, प्लस आपकी गुडविल 5,20,000 की बची हुई है, तो कुल 6 लाख की वर्थ थी। बट अगेन इस साल फिर से आपको लॉस हो गया 12.5 लाख रुपए का, और 12.5 लाख के लॉस में 40% लॉस आपका है, दैट इज 5 लाख रुपीस। तो अब यहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा अगेन लॉसेस, और वर्थ गिर गई आपकी कंपनी की, 5 लाख का लॉस हो गया भाई साहब, तो यहां पे सिर्फ 1 लाख की वैल्यू बच गई 31 मार्च 23 को। अगेन 80,000 का नेट हिस्सा था आपका, 5,20 की गुडविल, वही 6 लाख की वैल्यू बन रही थी। 5 लाख के लॉस हुए, लॉस 12,50 के हुए, बट आपका हिस्सा 40% है, तो आपकी नेट वैल्यू 1 लाख ही रह जाएगी। फिर 31 मार्च 24 आई, 31 मार्च 24 अगेन आप सीएफएस बनाओगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेट शेयर, अब आपका नेट शेयर कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ आपके पास गुडविल के नाम का 1 लाख रुपए बचा हुआ है, गुडविल के नाम का 1 लाख बचा हुआ है। कंपनी की तो वर्थ वैसे ही माइनस में जा चुकी है, अब गुडविल के नाम का सिर्फ 1 लाख बचा हुआ है। अब अगेन लॉसेस हो गए, थर्ड ईयर अगेन लॉसेस हो गए, और इस बार लॉस हुए हैं सर 5 लाख रुपए के। और 5 लाख रुपए में अगेन आप कहोगे सर हमारा हिस्सा तो 40% है, जो कि बनता है 2 लाख। अब यहां पे अगर मैं 2 लाख माइनस कर दूंगा तो इन्वेस्टमेंट माइनस की 1 लाख हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे 1 लाख ही माइनस करते हैं तो इवेंचुअली जीरो वैल्यू दिखाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट को जीरो वैल्यू पे दिखा दिया जाएगा। ये हमें करना होता है। सेम ऐसे ही हमने याद कीजिए माइनॉरिटी को भी कहा था कि तुम भी अपने हिस्से को माइनस में मत दिखाओ, जीरो कर दो। लेकिन याद रखना अब आपका 1 लाख का लॉस कोई और बियर कर रहा है, तो अगर अगले साल 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो पहले तो ये जो पीछे का जो लॉस है, अब 1.5 लाख के प्रॉफिट में आपका हिस्सा तो सिर्फ बनेगा 40%, यानी कि 60,000 रुपए, और 1 लाख का लॉस आपका किसी और ने बियर कर रखा है, तो ये 60 चला जाएगा, अगले साल अगेन जीरो हो जाएगा। फिर उससे साल अगले साल फिर आपने और प्रॉफिट कमाया, तो पहले का 40,000 का लॉस सेट ऑफ होगा, फिर कुछ बचा तो वो आपकी वैल्यू को पॉजिटिव बनाएगा, अदरवाइज आपका जीरो ही चलता रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट हमने माइनॉरिटी के लिए भी किया था। तो ये था एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, चलिए
अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 है एच लिमिटेड एक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल फॉर 1.5 लाख रुपए। बैलेंसेज है इक्विटी कैपिटल 6 लाख और उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 2 लाख। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 ए ने 3 लाख रुपए कमाए और 15% डिविडेंड भी बांटा है। ये पॉइंट सेम है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम है। बस इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा पॉइंट नया ऐड किया है कि 1 लाख का माल बेचा गया जिसमें 20,000 रुपए आपकी ए लिमिटेड ने कमाए, जो माल अभी भी एच के पास शामिल है। तो एक बात सोचिए, ए ने अगर 20,000 रुपए कमाए और वो 20,000 का स्टॉक अभी भी एच के स्टॉक में शामिल है, तो ये वही केस हो गया जहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया, जो आपको अगेन एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना 20,000 का एंटायर प्रॉफिट आपको एलिमिनेट नहीं करना, बिकॉज हमारे पास ए से जो प्रॉफिट आया वो सिर्फ हम 30% ही दिखाते हैं, तो हमें एलिमिनेट भी 30% करना होगा। कैसे, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तब समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद मॉड्यूल के जो 1-2 क्वेश्चन होंगे वो आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, तो उससे आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे जो है ये सॉल्व किए जाते हैं। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम वही, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। चलो, तो सबसे पहले आपने क्या कॉस्ट की है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो की गई है उसकी कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 1.5 लाख रुपए की है, तो यहां पे कॉस्ट में आ जाएगा 1.5 लाख रुपए माइनस माइनस आपका नेट शेयर। नेट शेयर आपको क्या मिला, तो ऑलरेडी 1/4 को ही आपने एक्विजिशन किया और 1/4 के ही प्रॉफिट और कैपिटल आपको गिवन है, यानी कि 8 लाख रुपए। उस 8 लाख में आपका हिस्सा 30%, तो 8 लाख में 30% यानी कि 240, तो 1.5 लाख रुपए देके आपको 240 की वर्थ मिल गई। तो अगेन यहां पे आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ गया 90,000 रुपए, 90,000 रुपए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने किया यहाँ पे ट्रीटमेंट, 90,000 का हमारा जो कैपिटल रिजर्व है वो यहाँ पे हमने शो कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, अब इसके बाद सेकेंड काम जो हमें करना है वो करना है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी, अंडर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन में या सेपरेट फाइनेंशियल में तो वही काम करना है, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की कॉस्ट पर दिखती रहेगी, बट कंसोलिडेशन में आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, कंसोलिडेशन के टाइम पे आप कहोगे सबसे पहले नेट एसेट में आपका शेयर कितने रुपए का है, 240 का। कैपिटल रिजर्व को यहां पे हम माइनस करके दिखाते हैं, तो कैपिटल रिजर्व आया मेरा 90,000, मैंने इसको यहीं पे माइनस करके दिखा दिया। नेट में वही 1.5 लाख बनता है। बट अब इसके बाद आपको ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ वो रिपोर्ट करना होता है। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 3 लाख रुपए अर्न किए, ए ने 3 लाख रुपए अर्न किए, तो क्या 3 लाख का 30% हमारा होगा, क्या 3 लाख का 30% हमारा होगा, द आंसर इज यस। तो हम कहेंगे 3 लाख का 30%, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहां पे हम ऐड कर देंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हम यहां पे ऐड कर देंगे। कितना बना, 3 लाख का 30% यानी कि 90,000, ये 90,000 हम ऐड कर देंगे। एंड साथ में हमने डिविडेंड भी बांटा है, डिविडेंड बटा है 15%, तो जब डिविडेंड बटेगा तो वर्थ घटेगी, तो ऑब्वियस है हमें वो निकालना पड़ेगा। 6 लाख की कैपिटल है और उस पर अगर 15% डिविडेंड बटा है, यानी कितने रुपए का डिविडेंड बटा है, 90,000 का, तो 90,000 का डिविडेंड बटने से आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ या आपकी कंपनी में जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगी। इस 90,000 के डिविडेंड में आपको तो 30% मिला होगा, तो यहां पे हम 30% को माइनस कर देते हैं, माइनस डिविडेंड। 90,000 का 30% दैट इज 27,000। बट इसी के साथ साथ हमें क्या करना होता है,
देखिए, जब आपने यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ा 90,000, तो ये आपके हिस्से का आपने 90,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है। आपने अपने हिस्से का 90,000 का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब कंपनी ने आपको माल बेचा, एच ए ने जो है एच को माल बेचा है 1 लाख रुपए का, जिसमें 20,000 उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब इस 20,000 का प्रॉफिट ए ने कमाया, उस 20 का 30% आपने ले भी लिया, बिकॉज 30% तो आपको ही मिला है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि 20,000 का 30% यानी कि 6,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो आपको मिला है। तो जब आप यहां पे ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी ही दिखाई जाएगी, ये जो भी बनेगा 240 इवेंचुअली माइनस 27,000 हो जाएगा, 2,13,000। लेकिन जब आप स्टॉक बनाओगे, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो यहां पे एच लिमिटेड का जो भी स्टॉक आएगा, उस स्टॉक में से आपको ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। सर कितना माइनस करना पड़ेगा? क्या 20,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, सारा माइनस करें? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6,000 का ही प्रॉफिट है जो अभी भी आपकी स्टॉक में शामिल है। दूसरी तरफ जो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस होंगे, तो वहां पे आपने एच का बैलेंस दिखा रखा होगा, वहां पे ए से जो आया वो आपने दिखाया होगा, लेकिन इसमें से माइनस कर दिया जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो भी 6,000 रुपए का, ठीक है। इसे ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा। एंटायर 20 को एलिमिनेट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हिस्से का ही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करना है। ये एग्जांपल नंबर 6 मैंने अपनी तरफ से आपको एक एडिशनल पॉइंट कवर करवाने के लिए करवाया। अगेन आईसीआई के मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट मुझे लगता है शायद ये पॉइंट कभी फिर भी ऐड किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर आपको करवा दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मेरा एक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ कंसोलिडेशन का। अगर एसोसिएट को कंसोलिडेट करने की बात आए तो अब यहाँ पे मॉड्यूल में आपके पास इसके क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल में आपके आईसीआई के मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस हैं, तो ये एक बार मैं आपको शो कर देता हूं। आपके लास्ट में जो आप देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके जरूर दिखा दूंगा। अगर आपको लगता है ऐसी कोई जरूरत है तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर प्लीज एक क्वेश्चन करवा दीजिए। बाकी 2 ही क्वेश्चन है, आप इजीली जो है इनको सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उस टाइप से उस लॉजिक से फॉलो करते हो तो ये सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एसोसिएट का टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में जॉइंट वेंचर करेंगे एंड देन फाइनली हमारा ये कंसोलिडेशन का एक कंप्लीट कंबाइंड एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें तीनों को कंबाइन करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।